नमस्कार दोस्तों, अपनी नदियां चल रही थी तो एक नदी तो हमने कौन सी नदियां चल रही थी? आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह। एक तो हमने पढ़ ली थी कौन सी? गग्गर। तो आप कह रहे थे सर जल्दी रोज डाला करो, रोज। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन रोज डालने वाली बात यह मैं तो अकेला ही हूं, मेरी कोई टीम नहीं है कि मैं किसी और को खड़ा कर दूं, रोज बनाता रहूं भी। मुझे तो मुश्किल से टाइम मिलता है शाम को, तो चार पांच दिनों से डाल पाते हैं एक वीडियो। और क्योंकि यूट्यूब अब कुछ कह रहे थे सर आप तो कमेंट कोचिंग का ऐड करते, तो भाई कोचिंग में पढ़ाता हूँ, करना ही पड़ता है। मेरा यूट्यूब कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस होता तो मेरे और कोई डालते तो मैं उनके कॉपीराइट भी लगाता। ना ही मैं फेसबुक से कुछ कमाता हूँ, फेसबुक पे भी मैंने मोनेटाइज नहीं कर रखा। यहाँ से कोई मुश्किल से रूम किराया निकलता है। ये कोई आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारी कमाई होती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन में इतनी कमाई नहीं है यूट्यूब पर। तो कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ तो भी वो तो बीच बीच में कई बार बताना ही पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं, धीरे धीरे डालते रहे। देख लो धीरे धीरे डाल रहे थे। 50% ज्योग्राफी डाल दी, हिंदी पूरी डाल रखी है, पॉलिटिकल डाल रखी है। तो धीरे धीरे करें तो भी रोज तो टाइम नहीं मिलता, इस वजह से नहीं डाल पाते रोज। तो 5-7 दिन से करेंगे तो भी ज्योग्राफी अपनी पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद है महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह की नदी है कौन सी? कांतली। कांतली देखो, ये है सिक्कर, सिक्कर की गोद में झुंझुनू और झुंझुनू के इधर है चूरू। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। यहां से एक पहाड़ी है खंडेला। खंडेला पहाड़ी कहां है? सिक्कर में। खंडेला पहाड़ी से एक नदी निकलती है, सीधी आगे आई खंडेला पहाड़ी से। कौन सी नदी? कांतली। थोड़ी सी आगे आते ही इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। समझो इस चीज को, गणेश्वर सभ्यता। इससे पहले हमने कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? सिंधु घाटी की कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। यानी कालीबंगा किसकी थी? सिंधु की। सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता का अवशेष था। गणेश्वर कैसे याद रखोगे? गणेश्वर को आप याद रखना गणेश जी से। गणेश जी हमारे देवता है, और गणेश जी ऐसे देवता है जिनकी पूजा सबसे पहले होती है। यानी ये जो सभ्यता है वो उससे पहले की है। यानी इसका समय 2350 से 1750 है, तो ये इससे पहले हुई है 2800 ईसा पूर्व है। यानी 2300, 2800, 500 साल लगभग पहले हुई है। गणेश जी सबसे पहले, तो ये पहली सभ्यता है। अब दो चीजें होती है देखो, एक तो होती है तांबा, एक होता है कांसा। एक तो होती है मकान ईंटों के और एक मकान होते हैं पत्थरों के। यानी ये सभ्यता बाद में, बाद के लोग विकसित होंगे। जैसे इनके बाद आज हम हैं, हम विकसित हैं, हमसे जो 50 साल बाद आएंगे वो हमसे भी विकसित होंगे। 500 साल बाद जाएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत विकसित हो जाएंगे। तो ये सभ्यता पहले की है। तो आदमी पहले कांसा यूज करता था या तांबा? अब आप सब जानते हो कि भी मानव ने सबसे पहले तांबे धातु को तांबा, तो ये पहली सभ्यता है, तो इसने भी तांबा यूज करते थे। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि तांबे के बर्तन कहां से मिले, तांबे की मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला, तो इसका उत्तर क्या होगा? गणेश्वर। तो आदमी पहले पत्थर यूज करता था, ईंट। पहले आदमी पत्थर यूज करता था, क्योंकि कांसा है ना, कांसा लोग तो विकसित लोग ही बना पाए कांसा। तो सिंधु घाटी के लोग विकसित लोग थे, तो कांसा इन्होंने बनाया क्योंकि इन्हें साइंस का नॉलेज था कि तांबा में हम क्या मिलाएं, कांसा बन जाए। विकसित लोग है। ईंट भी वही लोग यूज करेंगे जो विकसित है। आज हम 21वीं सदी में ईंट यूज कर रहे हैं, हम विकसित है। और ईंट, क्योंकि ईंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है, साइंस का नॉलेज होना जरूरी है। पत्थर का क्या है, पर्वतों से लाए लगा दिया। तो ये लोग तो पहले हुए हैं, यानी पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब यहां किसके यूज होता था? पत्थर। यानी आपको आ जाए पत्थर का मकान, पुल वगैरह कहां से मिले, तो उत्तर होगा गणेश्वर। इसकी खोज लगभग 1972 से स्तंत्र के बीच में रतन चंद्र अग्रवाल प्लस विजय कुमार ने की थी। ऐसा मानते हैं कि गणेश्वर से ही सिंधु घाटी में तांबा निर्यात होता था। यानी इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। 2-3 चीजें इनको समझो, देखो इनको उतार लेना। माने एक तो है ताम्मा जिला, ठीक है। एक है ताम्रवती नगरी, और एक है ताम्र सभ्यताओं की जननी।
तीनों पूछी जा चुकी है और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तीनों ही ऑप्शन मिलेंगे, तीनों ही उत्तर मिलेंगे। ताम्र सभ्यताओं की जननी, जननी का मतलब जन्म देने वाली, और जो जन्म देने वाली होती है वो सबसे पहले आती है। और आपको बता दिया सबसे पहले कौन सी सभ्यता आई थी, गणेश्वर, आप ही बता दोगे। तो गणेश्वर को कहा जाता है ताम्र सभ्यताओं की जननी। तांबा जिला, जिस जिले में तांबा सर्वाधिक है, कौन सा जिला है भाई, झुंझुनू। और ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को। तीनों ध्यान रखना, तीनों पूछी जा चुकी है। तांबा जिला झुंझुनू, ताम्रवती नगरी दोस्तों आहड़, और ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। ठीक है, ठीक है। दोहरी पेचदार पिने मिली है तांबे की। दोहरी पेचदार मतलब जैसे हम तो पेच लगाते एक साइड में ठोकने के लिए, दोनों साइड में, ये मध्य एशिया में मिली। उसी आधार पर अंदाजा लगाया कि गणेश्वर से ही इनके यहां निर्यात किया जाता था तांबा। अब आ जाओ, नदी को थोड़ा सा आगे लाओ। आगे झुंझुनू को दो पार्टों में काटेगी, और काटते हुए अगर जल पानी ज्यादा हो गया तो फिर चली गई चूरू की सीमा, राजगढ़ के पास जाके लुप्त हो जाती है। अगर नियम के हिसाब से, सही नियम के हिसाब से देखें कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है, तो देखो एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था और उसने दो ऑप्शन जोड़ों में दिए थे। राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें कोई नदी नहीं है, एक चूरू जिला दिया था और एक बीकानेर, और उसके आधार पे ये मानने लग गए कि चूरू और बीकानेर दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। वैसे तो ये चूरू में जाती है, चलो जाती कभी कभी है 50 साल में एक बार, तो फिर भी वैसे तो गग्गर भी 50 सालों में एक बार कोई गंगानगर में घुसती है, इस हिसाब से गंगानगर में भी नदी नहीं है। रियलिटी की बात करें कि जहां कभी कोई नदी गई नहीं है ही नहीं, तो वो सिर्फ एकमात्र जिला अपना बीकानेर है। विश्व का एकमात्र देश है सऊदी अरब जिसमें कोई नदी नहीं है, और राजस्थान में बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बाकी आप ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करना, जोड़े में दिया है या फिर चूरू बीकानेर गंगानगर दे दे, उपरोक्त सभी दे दे, तो वो जोड़े के हिसाब से कर देना। तो ये हो गई कांतली। टोटल लंबाई है इसकी 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर, लेकिन एक शब्द लगेगा पूर्ण बहाव। पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली। गुरुजी पूर्ण बहाव को क्या मतलब हो? पूर्ण बहाव का मतलब जो राजस्थान से निकले और राजस्थान में लुप्त हो जाए। घग्गर आती कहीं से, लुप्त कहीं हो रही है, तो इस हिसाब से वैसे तो घग्गर है, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। ठीक है दोस्तों, यानी हमने क्या क्या पढ़ लिया? घग्गर पढ़ ली, कांतली पढ़ ली। अब पढ़नी है कांकनी, कांकनी या मसूरती। ध्यान रहे, कांतली अलग है, कांकनी अलग है। कांतली अलग है, कांकनी अलग है। पूर्ण बहाव की दृष्टि, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी या मसूरती। गुरुजी कठू निकले, ये जैसलमेर का एक गांव है कोठारी, निकली थोड़ी सी आगे गई, जैसलमेर की एक झील है बुज झील, बस कुछ नहीं है 17 किलोमीटर। अब जानते हो जैसलमेर में कहां नदियां हैं, किताबों में ही है। तो कोठारी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कांकनी। और अगर पानी ज्यादा हो गया तो बताते हैं पाकिस्तान की मीठा खाड़ी तक जाती है। कहां जाती है? ऐसी किताबों में जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी। पूर्ण भाव की दृष्टि से कांतली, वैसे आंतरिक प्रवाह की लंबी नदी हो जाएगी घग्गर। अब देखो कौन सी नदी यहां पड़ता है? अलवर। अलवर में एक पहाड़ी है उदयनाथ। ये पीछे राजस्थान पुलिस 2014 में आया था, उदयनाथ पहाड़ी कहां है? तो ज्यादातर उदयपुर ठोक के आ गए थे। उदयनाथ पहाड़ी ध्यान रखना कहां है? अलवर में। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपारेल। रूपारेल, वर्रा है या लसवारी। रूपारेल, वर्रा है और लसवारी निकली और थोड़ी सी आगे आई, फिर कहां? भरतपुर में। और भरतपुर के बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है आगे चल के भरतपुर में ही। एक तो चली जाती है गोपालगढ़ की ओर और एक चली जाती है डींग के जो जल महल है ना, डींग के जल महल भरतपुर में बदन सिंह द्वारा बनवाए। जाट शासक बदन सिंह था, उसने बनवाए थे। बड़ी फेमस और शानदार महल है डींग के जल महल। तो उदयना यहां से वर्रा है, लसवारी या रूपारेल नदी, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं।
ध्यान रहे भरतपुर की लाइफ लाइन वैसे मोती झील को बोलते हैं, क्योंकि इसी नदी के ऊपर है मोती झील, और भरतपुर की लाइफ लाइन मोती झील, और इसके ऊपर भरतपुर में एक बांध है सीकरी। तो सीकरी बांध सीकर में को नहीं है, सीकरी बांध है भरतपुर में। तो ये पूछी तो बहुत ही कम नहीं पूछी इन नदियों को, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रूपारेल, वर्रा है, लसवारी नदी, उदयनाथ पहाड़ी थोड़ी सी निकली, फिर भरतपुर, भरतपुर में सीकरी बांध, और इसे भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं, मोती झील को भी बोलते हैं। आगे दो पार्टों में डिवाइड होकर ये नदी हो गई खत्म। यहीं से एक नदी और निकलती है, छोटी छोटी नदियां, ये नॉर्मल बच्ची है, बस ऐसे ही बता देता हूं, कंप्लीट कर देता हूं टॉपिक को। अलवर एक नदी है साबी, ये निकलती है शाहपुरा जयपुर की सेवर पहाड़ियों से। अलवर के बाणासुर तहसील से निकली है, और अलवर से निकलने के बाद में ये बहरोड, किशनगढ़, बहरोड, तिजारा, अलवर की जो जगह है ना तिजारा, अलवर के यहां से होते हुए हरियाणा के पास एक जगह है पटौदी, वहां ये नदी विलीन हो जाती है। साबी नदी को अलवर का शोक कहा जाता है, और इसी नदी के किनारे जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा। सीकरी भरतपुर में है, उदयनाथ अलवर में है, जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में है, कहीं जोधपुर मत कर देना। छोटी छोटी नदियां, लास्ट आंतरिक प्रवाह की नदियां कंप्लीट करते हैं। सांबर झील में दो नदियां गिरती है, एक तो ऊपरी साइड से गिरती है, उत्तरी साइड से, जिसका नाम है मेथा, और इधर से गिरती है उसका नाम है रूपनगढ़। मेथा, रूपनगढ़, ये निकलती है मनोर थाना से, और लूणवा इसी नदी के किनारे, लूणवा नागौर जो जैनियों का धार्मिक स्थान है। और नीचे से जो नदी निकलती है रूपनगढ़, ये निकलती है नाग रिजर्व से, और थोड़ा सा आगे जाती जगह है सलेमाबाद, यहां पर निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। तो नॉर्मल सी नदियां, थोड़ा सो अभी सेकंड एड में आया था सांबर झील में कौन सी नदियां गिरती है, तो मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। तो मेथा उत्तर से और रूपनगढ़ दक्षिण से। गग्गर नदी बता दिया, कांतली नदी, खंडेला, सीकर, फिर आगे वो सभ्यता, फिर झुंझुनू दो भागों में बांटते हुए चूरू की कांकनी, मसूरदी, जैसलमेर, और ये छोटी छोटी नदियां और बची हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाली आप कह रहे थे सर वो दो नदियां चंबल बनास, बिल्कुल चंबल बनास भी कराएंगे वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर।